बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। भारत का संविधान। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर से। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सिस्टम ऑफ लॉ एंड बेसिक प्रिंसिपल्स दैट ए स्टेट, अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न्ड बाई। संविधान एक कानून है, एक नियम है, एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी भी देश को, राज्य को संचालित किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो संविधान सभा का गठन हुआ, बना हमारा 26 नवंबर 1949 में बना। बच्चों, इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हुआ था। However, it was enforced from 26 January 1950 and thus we celebrate 26 January as a Republic Day। और क्या बच्चों, ये पूरी तरह से लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हमारे संविधान में जब हमारा बना था 1949 के समय में, आर्टिकल्स 95 थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 444 आर्टिकल्स हैं, 25 शेड्यूल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारे संविधान की एक्चुअल कॉपी थी उसको हैंड रिटन किसने किया था? डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ये क्या हुआ था? हैंड रिटन किया था। मैन्युस्क्रिप्ट जो थी संविधान की, वो डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है। टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो हमारे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस। आज बहुत सारे देश विश्व के जिनके पास अपना संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और जितने भी डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश हैं, आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास भी अपना संविधान है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं, दैट ऑल कंट्रीज़ हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक, कि जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं सबके पास अपना संविधान ही हो। द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे नेपाल का संविधान अभी बन के तैयार हुआ है, तो यह आवश्यक नहीं कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास अपना संविधान हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज़, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। किसके लिए? किसके? संविधान के। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। क्या कह रहे हैं बच्चों? फर्स्ट, इट्स लेज, यह होता है क्या? आउट सर्टेन आइडियल्स, कुछ इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्रीज, जो मुख्य चीज़ें होती हैं प्रकार देश की, उनके ऊपर इनको, और देश के जो नागरिक हैं उनके लिए किस तरह से सुविधाएं दी जाएं, ये उद्देश्य होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी संविधान की? क्या रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकताएं क्या होती हैं? वाइल लिविंग इन ए सोसाइटी, जब हम एक समाज में रहते हैं, वन हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड। वो कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना? कैसा होना चाहिए बच्चों? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो दैट हिज एक्शन डू नॉट हार्म अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और ये निश्चित होना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, समाज के व्यक्तियों को नुकसान ना पहुंचा सके। एवरीबडी लिविंग इन अ सोसाइटी सोशल सेट अप हैज़ अ राइट एंड ड्यूटी। जितने भी लोग हैं सब रहते हैं, जो सामाजिक लोग हैं, इनका एक राइट एंड ड्यूटी, एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। राइट्स कैन ओनली बी एंजॉयड व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवर ड्यूटीज़। अधिकार तभी हम अच्छे से पालन कर सकते हैं, अधिकार को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स राइट एंड डज नॉट केयर फॉर हिज ड्यूटीज़, ही इज़ नॉट entitled to any right himself। क्या कह रहे हैं बच्चों? वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट अदर राइट्स एंड डज नॉट केयर फॉर हिज ड्यूटी, अगर कोई दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा हो और अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो, ही इज़ नॉट एंटिल्ड टू एनी राइट हिमसेल्फ, वो अपने में कोई अधिकार नहीं रखता है। सपोज समबडी हार्म यू,
कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हो, द अथॉरिटीज से द पुलिस और द कोर्ट इन्फॉर्म्ड, और आप क्या किसी अथॉरिटीज़ को या पुलिस को या कोर्ट को इन्फॉर्म करते हो। द पुलिस विल अरेस्ट द पर्सन हु हैज़ डन समथिंग अगेंस्ट द लॉ, पुलिस अरेस्ट करती है उस व्यक्ति को जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया रहता है। एंड द कोर्ट विल डिसाइड हिज केस इन द लाइट ऑफ लॉ एंड पनिश हिम, कानून के दायरे में रहकर उसको सज़ा सुनाई जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा प्रियम्बल्स क्या है। प्रियम्बल्स हम देखते हैं, इंडियन प्रियम्बल, जैसा कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, प्रभुता संपन्न राज्य देश में हम लोग रहते हैं, जस्टिस न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी होनी चाहिए ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सबको एक समान अधिकार, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सबको आगे बढ़ने का एक चांस दिया जाना चाहिए, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt act and give to ourselves this constitutions. हमारे संविधान का गठन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में, है ना। इसके द्वारा ये मान्य किया गया। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है सारी चीज़ें कि संविधान सभा के जो असंवैधानिक टेम्प्रोरी जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको जो हैंड रिटन किया इसने डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया। प्रेजेंट टाइम पहले के समय में जब संविधान हमारा बना था 1949 में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 12 शेड्यूल्स थे, एंड प्रेजेंट टाइम 444 आर्टिकल्स हैं, 25 शेड्यूल्स और 12 पार्ट्स हैं। आगे हम लोग चलते हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या है, उद्देशिका क्या है हमारे भारतीय संविधान की। नाउ थिंक, चलो हम लोग देखते हैं, सोचते हैं। वुड दैट इफ़ देयर बी नो लॉ, यदि हमारे यहाँ पे कोई कानून ना हो, एंड नो पुलिस एंड नो कोर्ट्स, कोई पुलिस ना हो कोई कोर्ट ना हो, हाउ वुड द पीपल्स राइट्स बी टेकन केयर ऑफ एंड हाउ वुड बी द रॉन्ग डोर बी पनिश्ड, तो किस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, किस तरह से गुनहगार को सज़ा होगी। दिस मेक द फैक्ट क्लियर दैट वी नीड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमें समझना चाहिए कि यही कारण है कि हमारे देश में नियम कानूनों की और संविधान की आवश्यकता पड़ी, टू कीप आवर सोसाइटी इन ऑर्डर एंड प्रिवेंट कन्फ्यूज़न एंड चूज़। तो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हम दूसरे और गुनहगारों को पनिशमेंट देने के लिए, इन सब के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। मेकिंग ऑफ द लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कह रहा है? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से बना हमारा संविधान, इसमें देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 years। जो हमारा संविधान था इसको बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा, और हम कह सकते हैं 2 years 18 months एंड। अब हम लोग बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रियम्बल्स की हम लोग बात करते हैं। जो उद्देश्य का है, आप लोग दिख रहा है, एक तरफ हिंदी लिखा है एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, दोनों तरह से हम लोग समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, क्या कह रहा है? भारत को सॉवरेन संपूर्ण प्रभुत्व, सोशलिस्ट सेलुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, क्या विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, है ना, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
क्या है, व्यक्ति की गरिमा, क्या है, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने दृढ़ संकल्प होकर, बनाने के लिए हमारे संविधान ने दृढ़ संकल्प होकर दिस 26th day of November 1949 to the hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions। क्या कह रहा है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसकी मूल कॉपी ये रही आपके सामने, ये इस तरह से लिखा गया है। तो ये संविधान की आत्मा भी कही जाती है। बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा, भारत के संविधान की उद्देशिका को देखा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नाउ थिंक, अब हम सोचते हैं, वुड दैट इफ़ देयर बी नो लॉ, यानी कोई कानून ना हो, एंड नो पुलिस एंड नो कोर्ट्स, कोई कानून ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई कोर्ट ना हो, हाउ वुड द पीपल्स राइट्स टू बी टेकन केयर ऑफ, किस तरह से लोग अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, एंड हाउ वुड द रॉन्ग डोर बी पनिश्ड, और कैसे गलत जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलती है, नहीं मिल पाएगी। दिस मेक्स द फैक्ट, यह क्लियर दैट वी नीड, यह निश्चित करता है, वी नीड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें आवश्यकता है संविधान और कानून की, टू कीप आवर सोसाइटी, जो हमारे रख सके हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को इन ऑर्डर एंड प्रिवेंट कन्फ्यूज़न एंड शोज़, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कानून और संविधान की आवश्यकता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से बना हमारा संविधान, देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 years। जैसा कि हमें पता है, हमारे संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्ष में हुआ था। इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो 2 years 11 months एंड 18 days में कंप्लीट हुआ था हमारा संविधान। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 December 1946। जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी पहली जो बैठक हुई थी वो 9 December 1946 में हुई थी। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली टुक प्लेस ऑन 14 August 1947, और 14 यानी आज़ादी के एक दिन पहले जो दूसरी मीटिंग हेल्ड हुई फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इन विच द प्रपोजल ऑफ फॉर्मिंग वेरियस कमेटीज़ वॉज प्रेजेंटेड। उसमें बहुत सारे कमेटी, बहुत सारी सूचनाओं को रखा गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाली गई। सच कमेटीज़, बहुत सारे कमेटीज़ बनी इसमें। सच कमेटीज़ इंक्लूडेड द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, द यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसमें फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, कमेटी बनी, यूनियन पावर्स कमेटी बनी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी। वन ऑफ द यूनिक factors of meeting was the assembly gathered at sovereign constituent assembly of India। ये बहुत ही निर्णायक मीटिंग थी। On 29 August 1947, a drafting committee with Dr. Ambedkar as the chairman was formed on the basis of the various reports submitted by the previous committees। जो मीटिंग 29 अगस्त 1947 को हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका नाम रखा गया ड्राफ्टिंग कमेटी। विद इनको ऑर्गेनाइज़ किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चेयरपर्सन थे। वॉज फॉर्म्ड, जिन्होंने बनाया द बेसिक ऑफ द वेरियस रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स उसमें बेसिक चीज़ें जोड़ी बाय द प्रीवियस कमिटीज़ से उसमें कुछ चेंजेस किया, कुछ नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की। इट वॉज इन द ईयर 1948, यह समय था 1948 का। that a draft constitution including a range of proposal was formed by the concerned committee। एक कंसर्न कमेटी के रूप में बहुत सारे प्रपोजल इसमें इंक्लूड किए गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड
2 meetings in February 1948 and October 1949 to go through the clauses of the draft. तो जो 2 मीटिंग एक साथ हुई थी फरवरी 1948 और अक्टूबर 1949 में, ये कुछ इसमें एक नई चीज़ें इंक्लूड की गई. फाइनली फ्रॉम 14th to 26th of November 1949 Constituent Assembly analyzed each and every provision of draft. और बहुत ही थरोली चेकअप किया गया 14 to 26 नवंबर 1949 को, एक एक पहलू को बड़े सावधानी से देखा गया. then President of Constituent Assembly of India signed the draft on 26 नवंबर 1949. और जो उस समय प्रेजेंट टाइम में उस समय प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको असेंबली का इन्होंने साइन किया. क्या? द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो संवैधानिक सभा का जो असेंबली थी, बैठक थी, उसमें साइन किया ड्राफ्टिंग चीज़ों को, ठीक है, मूल चीज़ों को, ऑन 26 नवंबर 1949 को. देखते हैं क्या कह रहा है ये. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. पता है आपको 26 नवंबर 1949 को इसको इनेक्टेड किया गया और इसको इन्फोर्स्ड यानी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में. की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कुछ मुख्य चीज़ें जो हमारे भारतीय संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस थी हैं. फेडरलिज्म, दिस रिफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री. यानी मोर देन वन लेवल, एक से अधिक सरकार. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. यानी 2 तरह की सरकारें, एक जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करे, एक जो स्टेट लेवल पे वर्क करे. ईच स्टेट इन इंडिया enjoys autonomy in exercising powers on certain issues subject of national concern, require that all of these states follow the law of the central governments. तो सभी राज्यों के पास अपना एक मूल अधिकार था, सबके पास अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से वहाँ के सब्जेक्ट्स को, वहाँ के लोगों को देख सकती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है. और ये सब उत्तरदायी किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है. द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें क्या रहता है? इसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव जो उनके प्रतिनिधि हैं वो लोगों द्वारा यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर इट्स एंटायर सिटीजन. जो युवा पीढ़ी के हाथों में पूरी चीज़ें रहती हैं. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय में जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, ये सब को चुनने का अधिकार किसको है? हम लोगों को है. दिस रिप्रेजेंटेटिव, ये जो प्रतिनिधि होते हैं, आर अकाउंटेबल टू द पीपल. किसके अधीन है? ये सब भारत की जनता के अधीन रहते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे सेपरेशन किया गया है पावर का बंटवारा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. किसी स्टेट के 3 अंग बनाए गए. दीज आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते रहेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे. फंडामेंटल राइट्स हम लोग देखते हैं. फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 12 to 35 में. अभी हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. इसमें मनुष्य, भारत के लोगों के यानी नागरिकों के अधिकारों की बात कही गई है. इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इसमें भी एक सेक्शन रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है. ठीक है, भारत ये राज्य के, ये चीज़ें होती है राज्य के अधीन, राज्य अपने हिसाब से इस चीज़ का निर्धारण करता है. चलिए बच्चों, हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स
फॉर द इंडियन सिटीजन। क्या मौलिक अधिकार हैं भारत के लोगों के पास? फंडामेंटल राइट्स एज दे साउंड आर द वेरी बेसिक राइट्स दैट ऑल द सिटीजन मस्ट हैव। ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को मिली हुई है सरकार द्वारा। In fact, it is ensured by the government itself that no citizen is deprived of these rights। कोई भी भारत का नागरिक इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता है, सभी को अधिकार मिलने रहते हैं। These are 6 major fundamental rights ensured under the Constitution wise। कुछ 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इसमें। देखते हैं। राइट्स ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अंडर द हेड ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत द फॉलोइंग राइट्स आर ग्रांटेड। कुछ अधिकार ऐसे दिए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के प्रति, कानून की नज़र में सबको समान अधिकार। दिस मीन्स लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान कानून। ऑफ द नेशन एंड नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसके अगेंस्ट? लॉ, कोर्ट के अधीन। तो फंडामेंटल जो राइट्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ इक्वलिटी है, इसको आर्टिकल्स 14 to 18 के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा इसमें प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन गार्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, लिंग के अनुसार, बर्थ प्लेस के अनुसार कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता है, सभी समान होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स निकलते हैं सभी को समान अधिकार है उसको फुलफ़िल करने का, उसको भरने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एबोलिशंस ऑफ द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। छुआछूत जैसी प्रथाओं का अंत कर दिया गया। ठीक है। Abolitions of titles given by the British rules on the basis of works of different types। अधिकारों का अंत कर दिया गया। जो टाइटल्स मिले थे गुरु का, किसी का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए थे, उन सब टाइटल्स का अंत कर दिया गया। अब हम देखते हैं जो हमारा नंबर 1 है, ए है, क्या है हमारा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको आर्टिकल 14 के अंदर रखा गया है। फिर डिस्क्रिमिनेशन वाला आपका 15, आर्टिकल 15 है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसको रखा गया आपका 7, इसको 16 है, ये 16 नंबर के आर्टिकल्स में है। अनटचेबिलिटी आपकी 17 है। एंड एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश, ये आपका 18 है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका ये 19 to 22 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के। दिस राइट्स अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन एट्सेट्रा। द राइट ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड विद इन लिमिट। अ पर्सन कैन नॉट स्पीक एनीथिंग ही विशेस विदाउट वेरिफिकेशन। वट एवर वन स्पीक कैन हार्म एनी अदर पर्सन रेपुटेशंस। क्या कह रहे हैं? दिस राइट, ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 नंबर के जो आर्टिकल्स हैं, 19 को 7 पॉइंट्स में ड्राइव्ड किया गया है। नंबर 1 में है 19A में स्पीच है, 19B में है एसोसिएशन, 19C में असेंबली, 19D में है मूवमेंट, 19E में है रेजिडेंस, 19F में को छोड़ा गया है, इसमें असिस्ट का था, असिस्ट को 300 में ले जाके रखा गया है। 19G में प्रोफेशन। एक एक करके हम लोग समझते हैं। द राइट्स अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आत्मरक्षा का अधिकार, एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, अपने पर्सनल चीज़ों का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंदर रखा गया है। द राइट ऑफ स्पीच कैन बी यूज विद इन लिमिट, एक लिमिट के अंदर बोलने का अधिकार। ए पर्सन कैन नॉट स्पीक एनीथिंग ही विशेस विदाउट वेरिफिकेशन, बिना उसकी जांच पड़ताल किए कुछ बोलना नहीं है। वॉट एवर वन स्पीक कैन हार्म एन अदर पर्सन रेपुटेशन, किसी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि दूसरे के रेपुटेशन को प्रभावित करे। ठीक है। स्पीच, राइट टू स्पीच के अंतर्गत रखा गया, किसी कुछ आप जाके
कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। 19B में एसोसिएशन है ना, कहीं भी आप कोई भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। 19C विदाउट वेपन्स असेंबली कर सकते हैं, कहीं भी कलेक्ट हो सकते हैं। 19D में है कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 19E में आपका रेजिडेंस है जो कि कहीं भी आप निवास अपना बना सकते हैं। 19G में आपका प्रोफेशन, कोई भी आप अपना व्यवसाय अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। द राइट्स प्रिवेंट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी जो लेबरर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बनाया गया अधिकार। सभी को एक समान काम के लिए एक समान वेतन का अधिकार है। इट स्टेट दैट immoral trafficking in human beings and beggars and similar other form it is an offense and is punishable under law। यदि अगर इनके अगेंस्ट कोई काम करता है तो वो कानूनन अपराध होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इंडिया बीइंग अ सेल्युलर कंट्री respect all religion and ensure that anybody can embrace any religion as per one's wish and there shall be no discrimination on ground of religion। यानी किसी भी धर्म को हम अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी किसी भी धर्म के प्रति कोई गलत चीज़ें नहीं बोलेगा, ये सब का अधिकार रखा गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ना, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। राइट टू फॉलो वंस ऑन कल्चर, कोई भी किसी भी सभ्यता को स्वीकार कर सकता है। एंड राइट टू एजुकेशन आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, और देश के विकास के लिए कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजेस सच राइट टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए। इट इज़ ensured by law that no one shall be denied admission in any educational institutions on the basis of discrimination of caste, creed, sex, religion और language। यानी कोई भी भारत का कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकता है। कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड के अकॉर्डिंग, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी मना नहीं कर सकता है। सबको शिक्षा का अधिकार, सामान्य अधिकार मिला हुआ है। या ये भी हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्थान में, या वो स्वीपर का बच्चा हो या फिर वो किसी भी अच्छी सोसाइटी का बच्चा हो, वो साथ में पढ़ने का अधिकार रखता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, समस्त संविधान सभाओं जितने भी अधिकार बताए गए हैं उनका उपचार है ना, संवैधानिक उपचार। दिस स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू अंडरटेकन प्रोसीडिंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। किसी भी अधिकारों के लिए कोई भी कदम उठाए जा सकते हैं कानून के तहत। इट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से इसमें ये लाभ होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो हम लोगों ने आज समझा क्या, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ फॉर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक यू।